अमरावती गांव में एक विशाल आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर बहुत ही सुंदर सुंदर आम के फल हुआ करते थे। ऐसे ही एक दिन राजू नाम का एक व्यक्ति किसी काम से कहीं जा रहा होता है। तब रास्ते में उसे वो आम का पेड़ दिखाई देता है। राजू को बहुत भूख लग रही होती है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस पेड़ से कुछ आम तोड़ता है और उस आम के पेड़ के नीचे बैठकर वो आम खाता है और कहता है, अरे वाह, कितने रसीले आम हैं। इतना स्वादिष्ट आम तो मैंने कभी नहीं खाया। बहुत ही अलग स्वाद है। शाम को तो मैं पेट भर के आम खा लूंगा और साथ ही अपने बीवी बच्चों के लिए भी इसी पेड़ से आम ले जाऊंगा। तभी उस पेड़ से एक चुड़ैल की आवाज आती है और वो चुड़ैल राजू से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेड़ से आम तोड़ने की? तुझे अब इसकी सजा मिलेगी। ये मेरा पेड़ है और इस पेड़ पर मेरा राज है। कौन है? सामने आओ। तभी एक चुड़ैल राजू के सामने आम खाते हुए आती है और राजू से कहती है, ये मेरा पेड़ है और इस पेड़ पर लगे सारे आम मेरे हैं। मैं बरसों से इस पेड़ की रखवाली कर रही हूँ। तू होता कौन है मुझसे बिना पूछे इस पेड़ से आम खाने वाला? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि ये पेड़ तुम्हारा है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और इस पेड़ पर लगे सुंदर सुंदर आम देखकर मेरा मन ललचा गया, इसीलिए मैंने कुछ आम खा लिए। लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी तुम्हारे पेड़ से आम नहीं खाऊंगा। नहीं, मैं इस पेड़ पर लगे आम खाने वाले हर व्यक्ति को मौत के घाट उतारती हूँ। राजू उस चुड़ैल से बहुत मिन्नतें करता है और माफी मांगता है, लेकिन वो चुड़ैल राजू की एक नहीं सुनती और वो अपनी लंबी जीभ निकालती है और उस जीभ से राजू के गर्दन में फांसी लगा देती है और उसे पेड़ पर उल्टा लटका के मार देती है और उसके शव को पेड़ के सामने फेंक देती है। ऐसे ही अगली सुबह जब कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तब उन्हें राजू दिखाई देता है और वो घबरा जाते हैं। कुछ लोग राजू के शव को देखकर कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसका गला घोटकर इसे मौत के घाट उतारा है। लेकिन ऐसा किया किसने? मुझे तो लगता है ये कोई राहगीर था और किसी चोर वगैरह ने इसके साथ छीना झपटी की और इसे मौत के घाट उतार दिया। तभी आम के पेड़ से उसी चुड़ैल की आवाज आती है और वो चुड़ैल उन लोगों से कहती है, जो कोई भी मेरे पेड़ से आम खाएगा मैं उसका यही हश्र करूंगी। इसको भी मैंने ही मौत के घाट उतारा है क्योंकि इसने मेरे पेड़ का आम खाया। वो लोग इतनी भयानक आवाज सुनकर समझ जाते हैं कि जरूर इसके पीछे किसी भूतिया चुड़ैल का साया है। ऐसे ही अब धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब लोग उस रास्ते से आने जाने में भी डरने लगते हैं। लोगों के मन में उस आम के पेड़ वाली चुड़ैल का खौफ इस कदर बैठ जाता है कि लोग दिन में भी वहां से आना जाना बंद कर देते हैं और इस तरह से वो चुड़ैल आम के पेड़ के साथ साथ उस पूरे जंगल पर अपना कब्जा बना लेती है और वहां से आने जाने वाले हर व्यक्ति को वो डराया करती थी। इसीलिए लोग अब वहां से आना जाना ही बंद कर देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता जाता है और एक रात मोहन और उसका भाई विजय दोनों शहर से कमाकर अपने गांव वापस लौट रहे होते हैं। अंधेरा बहुत हो चुका था। साथ ही मोहन को बहुत भूख लगने लगती है और वो अपने भाई से कहता है, अरे भाई, पता नहीं अपने घर कब पहुंचेंगे। मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। अगर मैंने कुछ खाया नहीं तो शायद मर जाऊंगा, इतनी जोरों से भूख लगी है। तभी विजय के फोन पर उसकी माँ का फोन आता है और उसकी माँ विजय से कहती है, अरे बेटा, कहाँ तक पहुँचे तुम दोनों? माँ, बस गांव के जंगल के तरफ पहुँच चुके हैं। एक तो इतना अंधेरा है, ऊपर से बेचारे मोहन को भूख लगी है। बेटा, जंगल की तरफ से मत आना, सड़क वाले रास्ते से आना। तभी विजय देखता है कि मोहन एक आम के पेड़ की तरफ बढ़ रहा होता है। विजय मोहन को आवाज लगाता है, लेकिन मोहन भागता हुआ उस पेड़ के पास जाता है और वहाँ से कुछ आम तोड़कर खाने लगता है। तभी वहाँ आम के पेड़ वाली चुड़ैल आती है और वो मोहन से कहती है, अब तू भी मरेगा। इस पेड़ से आम खाने वाले हर व्यक्ति को मैं मौत के घाट उतार देती हूँ क्योंकि ये पेड़ मेरा है और इस पेड़ पर लगे सारे आम मेरे हैं। मैं इस पेड़ की रानी हूँ और तूने रानी से बिना पूछे आम को खाया है तो इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि ये पेड़ तुम्हारा है। मुझसे गलती हो गई। मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी, इसीलिए मैं स्पीड से आम तोड़कर खाने लगा। बाकी मुझे पता होता कि ये पेड़ आपका है तो मैं कभी इस पेड़ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। चाहे तो कुछ भी बोल,
लेकिन तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। विजय ये सारा नजारा देख रहा होता है। वो फौरन अपनी माँ को ये सारी बात बताता है। तभी उसकी माँ गांव के एक तांत्रिक बाबा को लेकर आम के पेड़ के पास आती है। तभी वो तांत्रिक बाबा कुछ भभूत लेकर चुड़ैल के ऊपर डाल देता है, जिससे चुड़ैल की सारी शक्तियाँ फीकी पड़ जाती हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो बहुत चिल्ला रही होती है। तभी बाबा उस चुड़ैल से कहते हैं, देख, मैं चाहूँ तो तुझे अभी 5 मिनट के अंदर भस्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस पेड़ से आम खाने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचाओगी, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नहीं पता कि ये पेड़ तेरा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वादा नहीं करूँगी और मैं मारूंगी लोगों को। जो जो मेरे पेड़ से आम खाएगा मैं उसको जान से मार दूंगी। आम खाने की सजा मौत होगी। ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे मजबूरन मुझे भस्म करना ही होगा। इसी में सबकी भलाई है। बाबा अपने तंत्र विद्या शक्ति से चुड़ैल को बहुत बार भस्म करते हैं, लेकिन चुड़ैल को कुछ भी नहीं होता। तभी वहाँ धीरे धीरे गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बाबा को समझ में आता है कि जरूर इस चुड़ैल का और आम के पेड़ से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। इसीलिए बाबा लोगों से कहते हैं कि वो आम के पेड़ को काट दें। कुछ लोग मिलकर आम के पेड़ को काटने लगते हैं और जैसे ही वो आम के पेड़ को काटते हैं, पेड़ नष्ट होता है। पेड़ के नष्ट होते ही अपने आप हमेशा हमेशा के लिए वो चुड़ैल भी नष्ट हो जाती है। एक बार की बात है, 2 दोस्त एक फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। तभी एक दोस्त अज्जू अपने दोस्त हरिया से बोलता है, आज का काम खत्म हुआ, चल हरिया घर चलते हैं। नहीं भैया, तुम घर जाओ, आज मैं नाइट लगाऊंगा। क्या हरिया, तुझे पता है ना फैक्ट्री के पास वाले जंगल में कुछ चुड़ैल रहती है। तेरा यहाँ रात में रुककर काम करना ठीक नहीं होगा। जैसे ही रात के 3 बजेंगे सारी चुड़ैल गांव में घूमना शुरू कर देंगी। नहीं दोस्त, मुझे मेरी बेटी का इलाज करवाना है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे दिन रात मेहनत करनी होगी। तुम जाओ। चल ठीक है, मैं चलता हूँ, वरना कुछ देर बाद जंगल की चुड़ैलें अपना शिकार ढूंढने के लिए निकल जाएंगी। इससे पहले वो शिकार पर निकले, मैं अपने घर निकल लेता हूँ। इतना बोलकर हरिया का दोस्त वहाँ से निकल पड़ता है। वहीं चुड़ैल आपस में मीटिंग करती है और एक दूसरे से बोलती है, बहन चुड़ैल, हम रोज एक एक करके शिकार करते हैं और खुद ही खा जाते हैं। इससे हम तीनों में से कोई ना कोई एक हमेशा के लिए भूखा रह जाता है। मेरी मानो तो हम तीनों को मिलकर पार्टी करनी चाहिए, पार्टी, और एक दूसरे को भी पार्टी देनी चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। मीना चुड़ैल, तुम्हें तो पता है ना, गीता चुड़ैल अभी नई नई चुड़ैल बनी है, तो तुम तो जानती ही हो ना कि गीता बहन की मौत तब हुई थी जब वो पार्टी में जा रही थी। अब उसका दावत तो रह गया, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसे उसकी दावत पूरी करा दी जाए और हम तीनों मिलके फिर से गीता चुड़ैल को पार्टी देंगे। तुम सही बोल रही हो, तो चलते हैं अपना शिकार करने। बहन, पर अभी हमारा शिकार करने का टाइम नहीं हुआ। तुम तो जानती हो ना, 3 बजे रात को हमारी शक्तियाँ बढ़ती हैं और हम तभी शिकार करते हैं। पर हमें तो पार्टी करनी है ना, और पार्टी के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतना बोलकर वो दोनों चुड़ैल हवा में उड़ने लगती हैं और अपना शिकार ढूंढने लगती हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों हवा में उड़ते हुए जंगल के बाहर जाती हैं, जहाँ वो हरिया के दोस्त अज्जू को अकेले घर की ओर जाता हुआ देखती हैं। अज्जू को देखकर वो दोनों चुड़ैल पेड़ों पर जोर जोर से हिलने लगती हैं। पेड़ों को हिलता देख अज्जू बहुत डर जाता है और वो अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा देता है। तभी अज्जू के पीछे से आवाज आती है, अरे दोस्त, अरे रुक जा भाई, मैं भी आ रहा हूँ। अरे ये तो हरिया की आवाज है। अच्छा हुआ हरिया आ गया, अब मुझे अकेले घर जाने में डर नहीं लगेगा। ये सोचकर वो पीछे मुड़ता है। अज्जू जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि पीछे कोई और भी है, जिसके बाद वो अपने फोन की टॉर्च जलाता है। उसके बाद भी उसे कोई नहीं दिखता। अब अज्जू समझ जाता है कि ये काम किसी चुड़ैल का है। अज्जू अपनी साइकिल को वहीं छोड़कर भागना शुरू कर देता है। तभी एक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर वो नीचे गिर जाता है और पीछे की ओर भागने लगता है। तभी उसके सामने दूसरी चुड़ैल आ जाती है और वो दोनों चुड़ैल मिलकर अज्जू को हवा में उड़ा देती है। छोड़ दो मुझे जाने दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो लोग भूखे मर जाएंगे।
अगर हमने तुझे छोड़ दिया तो हम भूखे मर जाएंगे। हम भूख से मरे, इससे अच्छा है ना कि तू ही मर जाए। तुझे मारकर आज हम पार्टी करेंगे और अपनी नई साथी को तुझे खाने में परोस देंगे और हम तेरे खून का सूप बनाकर पिएंगे। इतना बोलकर चुड़ैल अज्जू को अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाती है और मार डालती है। और रात के 3 बजे तीनों चुड़ैलें पार्टी करती है। और अगले दिन, बहन मैं अभी नई हूँ, मुझे शिकार करना नहीं आता। क्या आज तुम दोनों में से कोई एक जना मेरे साथ शिकार करने चल सकता है? गीता चुड़ैल, हमारे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम पहले ही एक बार भूखी मर चुकी हो, अब हम तुम्हें भूखा नहीं मरने देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो तीनों चुड़ैल मिलकर आए दिन पार्टी करती हैं। ऐसे ही हर बार की तरह हरिया इस बार भी काफी रात तक काम करता है, परंतु अब कोई भी रात को उस जंगल से घर के लिए नहीं जाता। परंतु हरिया चुड़ैल से नहीं डरता, उसको बस अपनी बेटी का इलाज करवाना था, इसीलिए वो रात रात भर जाग कर काम किया करता। ऐसे ही अकेले एक दिन वो काम कर रहा होता है, तभी उसकी बीवी का फोन आता है। हरिया, तुम जल्दी से घर आ जाओ, हमारी बेटे की तबीयत बहुत खराब है। हमें अपनी बेटी को जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाना होगा। सरला, मैं अभी घर आता हूँ। इतना बोलकर हरिया अपनी साइकिल उठाता है और घर के लिए रवाना हो जाता है। हरिया जंगल के रास्ते पर घर जा रहा होता है कि उस ओर एक औरत सामने उसे खड़ी नजर आती है। उस औरत को देखकर हरिया अपनी साइकिल रोकता है और औरत हरिया से बोलती है, अरे भैया, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसे अस्पताल लेकर जाना है। आप प्लीज मेरे साथ चलो। यहाँ पर और कोई नहीं है भैया जो मेरी मदद कर सके। आप प्लीज मेरी मदद कर दो, नहीं तो मेरी बेटी मर जाएगी। हरिया औरत की बात सुनकर पिघल जाता है और उसे अपनी बेटी की याद आती है। हरिया उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है और चुड़ैल उसे अपने साथ जंगल में ले जाकर अपनी चुड़ैल साथियों से बोलती है, ये मेरा शिकार जो खुद मेरे साथ चलकर आया है। अब इसे मारकर हम करेंगे पार्टी। मुझे मारकर तुम तीनों पार्टी करना चाहती हो तो कर लो, पर मुझे घर जाने दो, नहीं तो मेरी बेटी मर जाएगी। मैंने तुम्हारा भला करना चाहा और तुम मुझे ही मारकर मुझे खाना चाहती हो। तुम तीनों मुझे मारकर खाना चाहती हो तो खा लेना, पर मुझे मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाने दो। हरिया उन तीनों चुड़ैल के सामने बहुत मिन्नतें करता है, पर वो चुड़ैल हरिया पर दया नहीं करती। अब तीनों चुड़ैल हरिया को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। तभी हरिया के गले में हनुमान जी का लॉकेट चमकने लगता है और उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है, जिस वजह से वो तीनों चुड़ैल पीछे हो जाती है। ये देखकर हरिया समझ जाता है कि ये तीनों चुड़ैल उसका तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक उसके गले में हनुमान जी का लॉकेट है। अब हरिया जल्दी से वहाँ से भाग निकलता है और वो तीनों हरिया का पीछा करती हुई गाँव में जाते हैं, जहाँ एक बाबा उन तीनों चुड़ैलों को आता देखता है। आखिर आ ही गई ये चुड़ैल इस गांव में। अब इन तीनों चुड़ैल को मेरी विद्या से कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद बाबा अपने हवन स्थान पर बैठ जाता है और उन तीनों चुड़ैल को अपनी तंत्र विद्या से एक बोतल में कैद करके बांधकर कहीं दूर नदी में फेंक देता है, जिससे उस गांव में जंगल पर चुड़ैल का साया हमेशा के लिए हट जाता है और हरिया अपनी बेटी का इलाज करवा लेता है। जन नगर नाम के एक छोटे से गांव में कुछ लोग रहा करते थे। वहाँ का सरपंच बहुत ही अच्छा था। सभी लोग अपने सरपंच को भगवान की तरह मानते और उसकी पूजा करते थे। वहीं गांव के पास में एक जंगल था, जहाँ पर भीषण आग लग जाती है। आग लगने के बाद सभी गांव वाले बड़े चिंतित होते हैं और सरपंच से बोलते हैं, सरपंच जी, जंगल में तो आग लग गई है, सारे पेड़ पौधे भी जल चुके हैं। मेरी मानो तो आप जो सरकारी स्कूल गांव के बाहर बनने वाले थे, अब उसे उस जंगल में ही बनवा लीजिए। सरकारी स्कूल गांव में बनेगा तो बच्चों को स्कूल ज्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। तुम सही बोल रहे हो, मैं कल ही इस बारे में अपने साथियों से बात करूंगा। इतना बोलकर सभी गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और रात हो जाती है। रात होते ही एक चुड़ैल उनके गांव में आती है और बरगद के पेड़ को देखकर खुद से बोलती है, जब से जंगल में आग लगी है,
तब से मुझे रहने का कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा, पर ये रहने का सबसे उचित ठिकाना है ये बरगद का पेड़। और ये बरगद का पेड़ तो गांव के बीचों बीच है। यहाँ तो काफी सारे लोगों का बसेरा भी है। यहाँ पर रहकर मुझे बड़ा मजा आएगा। अब जब भी कोई इस पेड़ के पास से होकर जाएगा, मैं उसे आसानी से मारकर खा सकूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल बरगद के पेड़ में समा जाती है। कुछ देर बाद एक किसान अपने खेत से काम करके घर की ओर जा रहा होता है। जैसे ही वो किसान बरगद के पेड़ के पास जाता है, वो चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और मार कर खा जाती है। अगली सुबह बूढ़े काका का बेटा अपने पिता को सभी जगह ढूंढता है। काका का कुछ पता नहीं चलता, जिसके बाद बूढ़े काका का बेटा रामू सरपंच के पास जाता है और बोलता है, सरपंच जी कुछ करिए, पता नहीं मेरे पिताजी कहाँ चले गए हैं। कल लास्ट टाइम जब मैंने उन्हें कॉल किया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि वो गांव में पहुंच गए हैं और बरगद के पेड़ के पास हैं, बस 5 मिनट में घर आ जाएंगे। पर उसके बाद से उनका कुछ अता पता नहीं लगा। बस उनका फोन मुझे बरगद के पेड़ के पास मिला। सरपंच जी, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि गांव का कोई इंसान गायब हुआ हो। आप कुछ करिए। तुम चिंता मत करो रामू बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कि तुम्हारे पिताजी जल्द से जल्द मिल सकें। सरपंच इतना बोलकर रामू के पिताजी को ढूंढने में लग जाता है। पूरा दिन निकल जाता है, पर रामू के पिता का कहीं कोई पता नहीं चलता। ऐसे ही रात हो जाती है और रात को मीना नाम की एक औरत कुएं के पास पानी भरने के लिए जाती है। और जब मीना पानी भर के कुएं से वापस घर की ओर आ रही होती है, तो वह बरगद के पेड़ के पास बैठ जाती है। वो चुड़ैल मीना को मार कर खा जाती है। अब मीना के घर वाले भी मीना को खूब ढूंढते हैं, पर मीना कहीं नहीं मिलती। और उन लोगों को भी मीना का मटका बरगद के पेड़ के पास मिलता है। जिसके बाद मीना का पति सुरेश सरपंच के पास जाता है और बोलता है, सरपंच जी कुछ करिए। परसों रात को रामू के पिताजी गायब हो गए और कल रात को मेरी पत्नी मीना पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ये सब क्या हो रहा है सरपंच जी, कुछ करिए। क्या मीना भी गायब हो गई? पता नहीं सरपंच जी, कल रात को मीना पानी भरने के लिए कुएं पर गई थी, तब से वो घर ही नहीं आई। और जब मैं उसे ढूंढने के लिए बाहर गया तो मुझे मटका बरगद के पेड़ के पास मिला। पता नहीं मेरी बीवी को कौन उठा कर ले गया। अब आप ही कुछ कर सकते हैं सरपंच जी, कुछ कीजिए। पता लगाइए कि आखिर कौन है जो गांव के हर एक इंसान को एक एक करके उठा रहा है। ये बात सुनकर सरपंच बड़ा ही हैरान होता है और मन में बोलता है, ये क्या हो रहा है? सभी लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि सभी लोग बरगद के पेड़ के पास से ही गायब हो रहे हैं। आखिर बरगद के पेड़ के पास ऐसा क्या है? कौन है जो इंसानों को किडनैप कर रहा है? मुझे इस बारे में अब खुद ही पता लगाना होगा। ये सोचकर सरपंच सुरेश से बोलते हैं, सुरेश तुम अभी घर जाओ, मैं अब खुद ही कुछ करूंगा। ठीक है सरपंच जी। इतना बोलकर सुरेश वहां से चला जाता है और इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है। सरपंच को कुछ समझ नहीं आता कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। वो बड़ी ही चिंता में था कि आखिर कैसे पता किया जाए कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। जिसके बाद सरपंच जी अपने घर से बाहर जाते हैं और बूढ़ी अम्मा को अकेला खेत में काम करता देखकर उनके पास जाते हैं और बात करते हैं। अम्मा, रात हो चुकी है, सब अपने घर जा चुके हैं, आप अभी तक घर नहीं गई? आपको पता है ना, गांव में एक एक करके सब लोग गायब हो रहे हैं। फिर आप इतनी रात को अकेली काम क्यों कर रही हैं? बेटा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे अपना गुजारा करने के लिए अकेले ही काम करना होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर अब तक काम कर रही हूँ। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने मुझे अकेले काम करता देखा तो मुझसे बातें करने के लिए चले आए।
कोई बात नहीं अम्मा जी, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। इतना बोलकर सरपंच बूढ़ी अम्मा को अपने साथ घर ले जाने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है और वो बूढ़ी अम्मा को आगे कर देता है और खुद बूढ़ी अम्मा के पीछे चुपके चुपके चलने लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि जैसे ही बूढ़ी अम्मा बरगद के पेड़ के पास जाती हैं, बरगद के पेड़ में से एक चुड़ैल निकलती है और वो बूढ़ी अम्मा को पकड़ लेती है। चुड़ैल जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पकड़ती है, सरपंच चुड़ैल के सामने आ जाता है और चुड़ैल से बोलता है, कौन हो तुम और हमारे गांव में कैसे आई? मैंने कहा छोड़ दो अम्मा को। अगर तुमने अम्मा को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे बुरी मैं हूँ और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और रही बात इस बुढ़िया की, इसे तो मैं अभी मार कर खाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल सरपंच के सामने ही बूढ़ी औरत को मार कर खा जाती है। ये मंजर देखकर सरपंच को बहुत दुख होता है और वो खुद को कोसने लगता है कि वो बूढ़ी अम्मा को नहीं बचा सका। अगली सुबह होते ही सरपंच सारी बात गांव के लोगों को बता देता है। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पहाड़ी वाले बाबा से मदद मांगने के लिए जाते हैं। कुछ देर बाद चुड़ैल बाहर आती है और इतने सारे लोगों को देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, इतने सारे लोग, आज तो मेरी पार्टी हो गई। अब मैं तुम सभी को एक साथ मार कर खाऊंगी। अब तुम इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। अब ना रहेगा बरगद का पेड़ और ना रहोगे तुम। इतना बोलकर बाबा उसके ऊपर लाल सिंदूर फेंकते हैं और चुड़ैल कमजोर हो जाती है। जिसके बाद सभी गांव वाले चुड़ैल को बरगद के पेड़ से बांध देते हैं और बरगद के पेड़ को जला देते हैं। बरगद के पेड़ के साथ साथ चुड़ैल भी हमेशा हमेशा के लिए उनके गांव से चली जाती है। सरपंच जी, आप बहुत अच्छे हैं। आज आपकी वजह से ही हम सभी गांव वाले सुरक्षित हैं। आप बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं। आप जैसे सरपंच हर गांव में हो तो कोई भी गांव वाला कभी भी किसी समस्या में नहीं पड़ेगा। इसके बाद एक बार फिर से सभी गांव वाले एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।